हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का सिंपल पेपर 6 सॉल्व करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन का। देखिए, ये हमारे पास अरिहंत पब्लिकेशन का सिंपल पेपर है। ये कब का है? 2021 के लिए है। ठीक है, जो 2021 में पेपर देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल पेपर नंबर 6 जो है वो आपको पूरा सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। जो आपका ये पहला वीडियो है, इसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और अच्छी तरीके से कराएंगे। प्लस ये जो सिंपल पेपर है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में ना, हर क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखे। पहला क्वेश्चन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस √2। तो मतलब कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इनवर्स माइनस √2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए बोला क्या है कि आपसे ना, इसमें अगर पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो बोला क्या है कि कॉसेक इनवर्स, ठीक है, माइनस ऑफ √2 को प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करोगे, ये आपको पढ़ाया गया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इसको रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लिखना है, अगर सॉल्यूशन जब आप लिखोगे ना इस तरीके से, बी नो दैट द रेंज ऑफ ना, बी नो दैट द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स ना, कहाँ से कहाँ तक होता है कॉसेक इनवर्स का रेंज, आपको पता होगा कि ये -π/2 से लेके π/2 तक होता है। एक्सेप्ट क्या नहीं होता इसमें, जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यही इसका क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का ये रेंज हो गया। तो पहले आप इस तरीके से लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आपको लिखना है कि जो आपका कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है ना, इसको मान लीजिए किसके इक्वल है, x के इक्वल। अब इधर कॉसेक इनवर्स में है, इधर जाएगा तो कॉसेक x हो जाएगा। तो आप लिखिए जो कॉसेक x आपका होगा वो क्या होगा, -√2। ठीक है, -√2। अब देखिए -√2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि कॉसेक x ना इज इक्वल टू कॉसेक -π/4, ऐसा लिख सकते हो। अब आपने एक फार्मूला पढ़े होगा कि कॉसेक ना, कॉसेक ऑफ माइनस ऑफ x जो होगा वो माइनस ऑफ कॉसेक x के इक्वल होता है, माइनस साइन आपका बाहर आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी जो होगा आपका कॉसेक x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक π/4। ठीक है, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या बची, -π/4। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपका, x इज इक्वल टू -π/4। अब जब आ जाएगा तो इसे आप क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो अगर इसके बीच में ये आ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए इसके बीच में आ रहा है, लाइक कर रहा है ना, -π/4, तो इन दोनों के बीच में लाइक करेगा, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 ना, -1/√2 को आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कि वही चाहे ना। तो देखिए कैसे करोगे, सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से करना है। आप लिखिए कि जो आपका साइन इनवर्स -1/√2 है इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे आप, जैसे इसमें किए थे, इसका क्या लिखोगे कि बी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। इतना समझ में आया, मैंने ये लिख लिया। फिर सेम वही वाला स्टेप, जो आपका साइन इनवर्स -1/√2 है, ये क्या करोगे आप, x के इक्वल मान लो। अब इधर इनवर्स में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन x। तो मतलब कि साइन x जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, -1/√2। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, अब देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन, ठीक है, -π/4 लिख सकते हो। इतना समझ में आया। अब मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि साइन माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x होता है। ठीक है, क्योंकि साइन x इसमें साइन आपका बाहर आ जाता है, तो यहाँ से भी आपका जो माइनस साइन होगा वो बाहर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि साइन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/4। इतना समझ में आया। अब साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, -π/4 है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि क्या बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक रेंज दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। इसका आपको रेंज बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या है, रेंज पूछा है, दिया क्या है कि जो एफ एक्स है वो क्या आपका है एक्स माइनस ऑफ वन, और यहाँ भी क्या है एक्स माइनस वन, पर ऊपर वाला आपके क्या है मॉड में है, और बोला है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू वन नहीं हो सकती। देखिए अगर यहाँ पे वन हो जाएगा तो ये 0/0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। वन से बड़ी भी हो सकती है, वन से छोटा भी हो सकता है। तो इसमें दो कंडीशन होगा। देखिए जब एक्स क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा, जब एक्स आपका क्या होगा लेस देन वन होगा। अब देखिए एक्स ग्रेटर देन वन है तो वन से ये ग्रेटर होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी ओवरऑल। अगर मोड पॉजिटिव आना चाहिए तो हम क्या लोगे निगेटिव साइन तो सामने लोगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इस तरीके से लिख दोगे। अगर एक्स लेस देन वन है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी निगेटिव। अब इसको मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको बाहर निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ये कटा वन हो गया और ये कटा आपका माइनस वन हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो एफ एक्स की आपकी वैल्यू आई वो क्या आई, ये हो सकता है ये होगा वन जब एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो, ये होगा माइनस वन जब आपका क्या होगा एक्स लेस देन वन। ठीक है, अगर वन से बड़ा होगा ना एक्स जो है वन से बड़ा होगा तो ये आपका वन आ रहा है, छोटा होगा तो क्या आ रहा है माइनस वन। तो मतलब इसका रेंज क्या हो सकता है, या तो वन होगा या तो क्या होगा माइनस वन होगा। तो यही इसका क्या हो गया रेंज हो गया। आया समझ में, रेंज तो ही हमसे पूछा था, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है कि राइट द नेम ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अरे भाई साहब रो और कॉलम को जो आप इंटरचेंज करते हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना। इसी तरीके से तो होता है ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज में क्या करते हो, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जैसे 1 2 3 5 6 7 9 8 10 ना 9 8, वो इसे मान लीजिए आप 1। ठीक है, अगर ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, अगर आपको इसको ट्रांसपोज निकालना होता है तो आप क्या करते हो रो को कॉलम बनाते हो, कॉलम को रो। मतलब किस तरीके से, अगर यहाँ पे हम इस साइड में लिखें तो आप क्या करते हो, देखिए ये आपका क्या है कॉलम, तो इसे आप क्या बनाते हो 1 2 3, और ये 5 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये 9 8 1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो इसका ट्रांसपोज होता है। तो इसमें क्या चेंज कर रहे हो, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, और करके क्वेश्चन और पूछा है कि बोला है कि एक डेल्टा है ना, डिटरमिनेंट AHG HBF GFC। ठीक है, फाइंड द को फैक्टर ऑफ A21 का आपको को फैक्टर बताना। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करोगे। ये आपको डेल्टा दिया हुआ है, आपसे बोला क्या है कि A21 फाइंड कीजिए। अब देखिए इसका को फैक्टर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है को फैक्टर। आपको पता है को फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये, आप क्या लिखते हो -1 की पावर m+n, तो मतलब कि 2 + 1 हो जाएगा 1 m21, यही फाइंड कर लीजिए, यही आपका क्या होगा को फैक्टर होगा। अब देखिए अगर 2 + 1 3, अगर कि इसका पावर 3 है तो ये क्या आएगा -1 ही तो आएगा, मतलब कि हमने निगेटिव साइन आएगा। अब m21 पहले हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसका अगर m21 फाइंड करना होगा तो देखिए आप इसमें 2 और देखिए ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन कैंसिल कर दीजिए। अब बचा आपका क्या, जो अगर आपका m21 में जो आएगा वो बचा क्या आपका HG बच रहा है, HG लिख दीजिए और FC लिख दीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखिए आपको -1, ये तो आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1 समझ गए। और यहाँ पे आपका क्या, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये HC माइनस ऑफ FG हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो ये माइनस ऑफ HC माइनस ऑफ FG ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि A12 का जो कोफैक्टर आएगा तो यही आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप ओपन कर दीजिए तो AHC और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ऑफ FG, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या है कि फाइंड द नॉन जीरोज वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है,
इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करोगे, देखिए इस साइड का सॉल्व कर लीजिए, इस साइड का सॉल्व कर लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्स अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 2x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ x², सॉरी ये प्लस नहीं होगा ना, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका 8 2 जा 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू ये इस साइड 2x² प्लस ऑफ 16, और ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को आप क्या करोगे ऐड, 2x² प्लस ऑफ 16 हो जाएगा, 2x² प्लस ऑफ 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 10x कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x² प्लस ऑफ 8x हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे आपका यही सेम रहेगा, ठीक है। 2x² प्लस ऑफ 16, और यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 12x। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, सेम सेम, तो यहाँ से आप कोई वैल्यू नहीं आ सकती। पर ये देखिए यहाँ पे 12x, यहाँ पे 48 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि 12x को क्या कर दीजिए 48 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 48/12, ठीक है, कितना हो गया 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो x की ही तो वैल्यू पूछा था, निकाल लिए, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया है, इसमें बोला है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए का आप ट्रांसपोज लोगे तो ये माइनस ऑफ ए आएगा, अगर ऐसा आ रहा है तो ये आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है। तो कर लेते हैं चेक, ठीक है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज में क्या होगा 0a, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, इसी तरीके से 2 0 -1, इसी तरीके से बी, और ये कितना हो जाएगा आपका ना 1, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपकी 0a -3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -1, यहाँ पे हो जाएगा b 1 0। आया समझ में। अब माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका बचेगा सेम इसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको वाला हम क्या करते हैं माइनस साइन को अंदर लेते हैं, तो माइनस ऑफ 0 तो मतलब वो तो 0 ही होगा। यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -b, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आया समझ में। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे देख लीजिए ना a की वैल्यू, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है -2, तो b इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए b इज इक्वल टू क्या है आपका 3, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका -2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे किए। ये तो आपको बोला था ना कि स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, दोनों साइड लिखा कंपेयर कर दिए, b की वैल्यू +3 आ रही है और a की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर करके आपको एक क्वेश्चन और दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि आर बी मैट्रिक्स ये दिया है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि अगर आपको यही यहाँ पे क्या था ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो स्क्यू सिमेट्रिक था। अगर यही ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कर दो तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो और आसान है। तो यहाँ से इसको क्या करना है आपको, इस ये वाली कंडीशन लगाना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेना और तीनों को ऐड कर देना है। तो बड़ा सिंपल है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर दैट ना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 से π/3 ना π/4 तक, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कि इस फंक्शन को बताना है कि इस रेंज में या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए देखिए कैसे बताएंगे। आपको दिया क्या है, जो आपको एफ एक्स की वैल्यू दी है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कहाँ से, रेंज क्या है आपका 0 से
π/4। ये तो रेंज है। आपको पता होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए तो पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखिए 0 से π/4 तक अगर हम साइन का ग्राफ बनाओ तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। कॉस का ग्राफ बनाओ तो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है कुछ। अब देखिए ये आपका क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है। अब π/4 में देखिए कॉस वाला क्या है, इंक्रीजिंग है ना, कॉस का ग्राफ जो है वो तो इंक्रीजिंग है क्योंकि बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो कॉस की वैल्यू आ रही है वो इंक्रीजिंग आ रही है। तो मतलब आप कह सकते हो कि 0 से π/4 में जो कॉस एक्स होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, साइन एक्स, ठीक है। अगर कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है तो मतलब कि ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगी तो आप लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन 0 ना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। आप लिख दीजिए कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आ गया समझ में कैसे किया, ये वाला ग्राफ मैंने, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफ बना के आप देख सकते हो कि यहाँ से देखिए साइन नीचे है 0 से π/4 तक, तो यही रेंज होगा। अब इसमें देखिए साइन नीचे है और कॉस आपका ऊपर है, तो कॉस आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर कॉस बड़ा है तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है ना, कि फाइंड द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e⁻⁻x इज अ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ना, कि कौन सा इंटरवल होगा कि जिस इंटरवल में ये जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आया समझ में। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e⁻⁻x। ये चीज़ आपको दिया है। इसको आपको बताना कि किस फंक्शन में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मतलब कि dy/dx आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन लगा और इंक्रीजिंग आप निकाल लो रेंज, ठीक है। तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2x e⁻⁻x। अब यहाँ पे क्या करोगे, e⁻⁻x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये -e⁻⁻x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से लिख दिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे देखिए तो आप e⁻⁻x, ठीक है, इंटू एक्स कॉमन कर सकते हो। तो बचा आपका यहाँ पे क्या, 2 बचा और -x बचा, ये चीज़ बची। तो मतलब कि आपका जो dy/dx आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, e⁻⁻x इंटू एक्स इंटू 2 - x। तो मतलब कि इसकी जगह पे ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। तो लिखिए x इंटू e⁻⁻x इंटू 2 - x जो आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। अब देखिए इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0। अब x को इधर लो, 2 को इधर लो, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस साइन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस साइन को चेंज करने के लिए ये आपको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, x - 2। अब क्या हो गया, ये लेस देन 0 होगा। आया समझ में। अब देखिए लेस देन 0, तो ये क्या करना है, लेस देन 0 लाना है, ठीक है। अगर आप इसको 2 से स्मॉल रखोगे ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर इन दोनों से आपको निगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए अगर 2 से बड़ा हो गया आपका वैल्यू, 2 से बड़ा वैल्यू हुआ तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से स्मॉल होनी चाहिए। अगर 2 से 1 रखोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस आएगा तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव होगी। तो मतलब कि आपका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपसे बोला क्या है ना, कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x⁻x ना, ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ log x इज इक्वल टू dx। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना था, बोला था कि x⁻x इंटू 1 प्लस ऑफ log x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन x⁻x, तो इसको देखो आप, पहले x⁻x को आप t मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लेते हैं, t। अब देखिए दोनों साइड log ले लीजिए, तो log ऑफ x⁻x इज इक्वल टू log t।
आया समझ में? अगर लॉग में x की कुछ पावर है तो वो सामने आ जाती है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, लॉग टी। अब बोथ साइड आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। अब यहाँ पे दो टर्म है तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो पहले मैंने x को छोड़ा तो लॉग x का डिफ्रेंसिएशन है 1/x प्लस, अब क्या किया मैंने, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉग x। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/t इंटू dt/dx, जब मैंने क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट की। समझ में आया? x से x क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ आपका बचा क्या, 1 प्लस ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी इंटू डी एक्स। अब t, इसको देखिए, ये जो डी टी डी एक्स है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको डी टी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, t इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और पीछे आपका क्या गया, डी एक्स। अब t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, x की पावर x, तो dt की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आपकी dt, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, मतलब कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस ऑफ c, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या मानी थी, x की पावर x, तो मतलब कि x की पावर x प्लस ऑफ c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं 9, ठीक है। 9 में बोला क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम ना एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin 2x प्लस 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, sin 2x प्लस 5 इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपको क्या मान लीजिए, पहले आपको पता होगा कि sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम तो 1 हो सकती है और मिनिमम कितना हो सकती है, या तो 1 या तो आपका क्या हो जाएगा -1, यही तो हो सकती है। sin x की वैल्यू कहाँ से, -1 से 1 तक जा सकती है। अब अगर sin 2x की वैल्यू कहाँ से जाएगी, ये भी -1 से 1 तक जाएगी, क्योंकि अगर देखिए तो देखिए इसके अंदर है ना, अगर बाहर होता तो तब वैल्यू चेंज होती, लेकिन अगर इसके अंदर है तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। आपको अगर sin 3x का भी पूछे तो ये भी आपका क्या होगा, 1 से -1 ही होगा, ठीक है। अंदर अगर कुछ भी वैल्यू 10 डाल देगा तब भी आपका -1 से 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे बोला क्या है, अब इसमें देखिए जब क्वेश्चन में देखो तो ये क्या बोला था आपका, sin 2x प्लस 5 की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऐड कर दें, अगर 5 मैंने यहाँ पे ऐड किया तो दोनों साइड हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, -1 प्लस ऑफ 5, अब ये क्या हो गया, sin 2x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई, sin 2x प्लस 5 इस ना, ये कितनी होगी 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 4। तो मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मिनिमम 4 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है 6 हो सकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 -1। तो ये आपकी वैल्यू दी है, इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना। चलिए देखिए कैसे बताओ। देखिए आपको दिया क्या है कि जो एफ एक्स है वो क्या है आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैक्सिमम तो इसकी इनफाइनाइट हो सकती है, कैसे, अब देखिए एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स की मतलब कि पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू जा सकती है, ठीक है, पॉजिटिव में। तो आपको देखिए पॉजिटिव में अगर मैंने यहाँ पे 1000 रख दिया, 1000 प्लस 2 हो जाएगा। तो मतलब कि मैक्सिमम तो नॉट डिफाइन है, कितनी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अब मिनिमम तो डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्या दिया है ना, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम तो इसकी बहुत ज़्यादा है, और मिनिमम में तो आपको पता है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 0 ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है ये 0 हो सकता है। तो मतलब कि x प्लस ऑफ 2 जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा मिनिमम में, ठीक है, इससे कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है मॉड कभी निगेटिव में नहीं होता। तो मतलब ये पॉजिटिव है तो बड़ा तो कहीं कुछ भी आ सकता है, बहुत बड़ा आ सकता है, पर मिनिमम में तो x प्लस 2 0 आ सकता है। तो x की वैल्यू क्या होगी -2 ना, तो अगर -2 इसमें पुट कर दीजिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ना -2 प्लस 2, ठीक है, -1, ये तो कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम में क्या आ सकती है -1, मिनिमम तो आपका आ गया ना, और मैक्सिमम आपका क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो
पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जो मैक्सिमम है वो नॉट डिफाइन है और मिनिमम जो है वो कितना होगा आपका -1 होगा। इसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन ना इस वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दिया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो मतलब किसमें देखिए 3 चीज़ आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको बताना है, ठीक है। आया समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमको तो फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा न। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी न, तो आप इसमें क्या लिख दीजिए, इसको इसी तरीके से रहने दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 आ रहा है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये नंबर आपका कैसा होगा, नॉट डिफाइन। तो मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। आ गया समझ में, ठीक है। तो मतलब कि हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।